क्या आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोकल पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? तीन ऐसी चीज़ें आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने लगा हूं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें अगर तो आने वाले टाइम पे आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुकी हुई और लोग आप सारा का सारा पैसा वहां पर डाल रहे हैं और आप भी वहीं पर पैसा अपना डालते हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे डर है कि आपको मुनाफे की बजाय नुकसान हो सकता है। कौन सी ऐसी तीन चीजें जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको इस व्लॉग को एंड तक जरूर सुनना है। अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। तीन ऐसी चीजें जिसमें बेतहाशा लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है, वो तीनों वेंचर्स अपने घुटनों को आ चुके हैं। मतलब ये कि जितना पैसा उस पर्टिकुलर फील्ड में पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता था और कमाया गया भी है, वो चीज़ें अपने डाउनफॉल की तरफ आ चुकी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो अगर एक जागीरदार ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो तीन चीज़ों पे किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं रही। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह ये है कि बिजनेसमैन ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं और वो मेहनत करके आगे चलते हैं, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो सेट करते हैं और फिर आगे जाके अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं और एक मैसिव, एक ह्यूज जनता को प्रोडक्ट देते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम्बलनेस बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कस्टमर, उसकी प्रोडक्ट एवेल्युएशन। वो अपना सारी जान मार देता है अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और फिर अपने कस्टमर के साथ एक बड़े हम्बल एटीट्यूड से पेश आता है, चाहे वो मैसिव लेवल पे काम करे, छोटे लेवल पे काम कर रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट बिक सके। जब उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, जो कस्टमर उसका प्रोडक्ट लेता है वो उसको 10 बातें भी सुनाता है, लेकिन वो बिजनेसमैन वो 10 बातें सुनकर उन पर गुस्सा होने की बजाय अपने प्रोडक्ट पर मुकम्मल काम करता है और मजीद इन्हेंस करता है और मजीद मार्केट में प्रॉफिट भी इन्हेंस करने की कोशिश करता है और मजीद अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करने की कोशिश करता है। ये एक बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है। 60 की दिहाई में टोटल ओवरऑल 26 कंपनीज थी पाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई में थी, जिसमें सितारा केमिकल, एग्रीकल्चर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सीमेंट, बजरी, रेत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रोड्यूस हो रही थी। सबसे बढ़कर सुराब साइकिल और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें थी। 25-26 कंपनी थी जो ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास लोग थे, ज़्यादातर इसमें मुहाजिर लोग थे जो वहाँ से हिंदुस्तान से यहाँ पे आए थे, जिनका बिजनेस बैकग्राउंड था, वो बिजनेस डेवलप करना चाहते थे। और अक्सर कंपनीज ऐसी थी जो कि बिल्कुल जीरो से उठ के जिन्होंने अपने बिजनेस डेवलप किए थे, जिसमें हबीब बैंक भी एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इन्होंने, जहाँ तक इनकी नॉलेज है, जहाँ तक इनकी हिस्ट्री की मुझे नॉलेज है, ऑलरेडी बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे जब ये हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। लेकिन हुआ कुछ हुआ कि यहाँ पे ज़्यादातर निज़ाम जागीरदारा निज़ाम था। जागीरदार का जो माइंड सेट है वो सिर्फ ये माइंड सेट है कि उसने काम नहीं करना, उसे ज़मीनों से पैसा कमाना है। बात बड़ी इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ। वो तो अपने वहमो गुमान में भी कभी नहीं सोच सकता है कि जागीरदार के वो कोई प्रोडक्ट डेवलप करे, वो लोगों से जाके, आम आदमी की जाके मेहनतें करे, उसके माइंड सेट में नहीं है। इसलिए जागीरदार की हमेशा कोशिश रही है कि ज़मीनें और ज़मीनें कमा कर दें। और ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो अशराफिया, ज़्यादातर, सारे नहीं, कि वो जागीरदार थे जो कि एक्चुअली ख़ानदानी लोग थे भी नहीं। अंग्रेज तो जाते जाते घोड़े दौड़ाए उनको ज़मीनें दे गए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की खिदमत बहुत ज़्यादा की थी। उसके बस इनको बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल गई, ज़मीन कमा के इनको देती थी और ये आराम से अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन्हीं को थ्रेट देने के लिए 26 लोग मार्केट में आए 60 की दिहाई में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा थ्रेट दिए इन जागीरदारों को और अपने बिजनेस डेवलप किए और मुल्क का बहुत सारा हिस्सा जो है दौलत का समेटा अपनी तरफ। इन जागीरदारों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और पावर में आने के बाद इन जागीरदारी निज़ामों ने अपने पॉलिटिशियंस जो इंजेक्ट किए पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में, इन्होंने इन तमाम की तमाम कंपनीज को बंद कर दिया 70 की दिहाई में और इन कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। एक ऐसी कंपनी भी थी जो एक एयरलाइन कंपनी थी जो कि हाईली प्रॉफिट कमा रही थी, उसको नेशनलाइज करके पीआईए बना दिया गया और उसका हाल आप तमाम तर लोग देख ले। इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारी और कंपनीज थी जिनको नेशनलाइज कर दिया गया और ये सारे जो खानदान जो कि बिजनेसमैन खानदान थे, इनसे इनका पैसा ले लिया गया और कहा गया कि सारा का सारा पैसा मुल्क का पैसा, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। वही जागीरदारा निज़ाम वापस आया और जैसे जागीरदारा निज़ाम वापस आया तो फिर से लोगों ने पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन नहीं थी। फैक्ट्री खड़ी नहीं की गई, फैक्ट्री खड़ी करना कोई चाह नहीं रहा था और लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। तो अखज़ मैं ये करूँगा कि पिछले 4 से 5 दिहाइयों में पाकिस्तान में अगर किसी ने पैसा कमाया तो वो ज़मीनों में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाया, बेताशा कमाया। उसके साथ साथ अगर उन्होंने किसी और चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो था सोना। और तीसरी ऐसी चीज़ थी जो थी फॉरेन करेंसी। जागीरदार को सिर्फ ये तीन चीज़ें आई वोटिंग लगी कि उसने अपना सारा पैसा जो ज़मीनों से कमाया वो मज़ीद ज़मीनों में लगा दिया, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बना ली, मतलब प्रोडक्शन बना ली कोई ना कोई, या कोई घर बना लिया, जायदाद बना ली, उसमें से ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर की, या उसने जो पैसा बचा
उसको सोने में डाल दिया और सोना महंगा होता गया और उसको फ़ायदा होता गया। और तीसरी बात, उसने सारा पैसा फॉरेन करेंसी में डाल दिया, मुल्क की इकोनॉमी डिवैल्यू होती गई और वो अमीर से अमीर तन होता रहा। आज क्या हालात हैं? आज ये हालात है कि जिन लोगों ने इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो तो करोड़पति से अरबपति बन गए, लेकिन जिन्होंने देखा देखी इन 3 सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की पिछले 2-3 सालों में, सोने में इन्वेस्टमेंट की या फिर डॉलर में फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट की, रिपोर्ट ये कह रही है कि इन सारों की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी हुई है, क्योंकि एक स्टेज आनी थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आना था कि मजीद ये चीज़ें आपको पैसा कमा कर नहीं दे सकती थी। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूँ, करंट मार्केट के हालात में रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ चुका है और ये डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है लोगों को। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको बताऊं कि 2024 में आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो टेंजिबल प्लॉट्स, रियल एस्टेट के ऐसे टेंजिबल प्लॉट्स जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक बात जहन में रखिएगा कि जागीरदाराना माइंड सेट कभी भी हार मानने वाला नहीं है। 5 से 6 महीने मजीद गुजरने और मुल्क में फिर एक रियल एस्टेट में बूम आ जाना है। वो बूम आएगा और उस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट मजीद डबल हो जाएगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में द सलाह हाफिज़।